नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजन यूपी पीएससी पर। हम आधुनिक भारत को डिस्कस कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को हमने देखा है। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि आप यूपी पीसीएस प्री 2020, ARO प्री 2016 और BEO प्री 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आप आचार्य.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप विजन यूपी पीएससी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल और उसके साथ ही जो टेस्ट सीरीज़ की जानकारी है वो भी मिल जाएगी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम आधुनिक भारत हमने पिछले 3 सेशन से डिस्कस कर लिया है और देखा है किस तरीके से मुग़लों का पतन हुआ और यूरोपीय शक्तियाँ आईं। केवल अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, पर लंबे समय तक और ज़्यादा बड़े स्केल पर जो प्रभाव रहा है वो केवल अंग्रेज़ों का रहा है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं अंग्रेज आए थे। लेकिन क्योंकि आप यूपीएससी और यूपी पीसीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आप केवल अंग्रेज नहीं कहेंगे, यूरोपीय हमारे भारत में आए थे ये कहेंगे। तो उसी क्रम में हम देखते हैं आज जब यूरोपीय आए थे भारत में और उसके बाद अंग्रेज़ों का पता चल गया था कि आखिरी इनको शक्ति मिलनी है। जिस तरीके से आपने देखा था ना, शाहजहां के शासन के लिए कितनी लड़ाई हुई थी कि सत्ता अब कौन लेगा, दारा शिको और औरंगजेब के बीच काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई थी। लास्ट में डिसाइड हो गया था कि औरंगजेब बनेगा रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिसाइड हो गया था कि भाई अंग्रेज के हाथ में पूरा साम्राज्य, पूरी सत्ता आ गई है। तो उन्होंने क्या किया, 1813 तक तो वो केवल व्यापार में बिजी रहे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो सामाजिक आर्थिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, आर्थिक नहीं, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो पहलू हैं उनको टच करना शुरू किया। कौन कौन से? सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इन पहलुओं को टच करना उन्होंने शुरू किया था। तो उसी क्रम में क्या हुआ, और उसके बाद उनकी जो एजुकेशन थी, उनके जो लिविंग स्टाइल था, उनके जो थॉट्स थे, उनको भारतीयों ने देखा था। तो कहीं ना कहीं भारत में भी ये बात आई कि क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं। एक आपको एग्जांपल दिया था कि जो अंग्रेज थे वो अपनी वाइफ्स को लेकर के आते थे जब किसी पार्टी में आते थे या कोई राजा ने बुलाया है, जबकि राजा जो होते थे वो अकेले खड़े हो जाते थे। कभी अपनी पत्नी को साथ लेकर के नहीं आते थे, क्योंकि पत्नी को पर्दे में रखना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें रहती थी। तो ये जो चेंजेस आने शुरू हुए, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब ये पाश्चात्य शिक्षा आई, वहाँ से मिली, आधुनिक शिक्षा वहाँ से मिली, तो उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो समाज में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं हमारे लिविंग स्टाइल में कुछ चेंजेस आएंगे। हम बहुत कॉशियस रहेंगे हर चीज़ को लेकर के कि गंदगी नहीं रखनी है, किस तरीके से स्नीजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक सुधार जो भारत में हुए हैं, और जो सामाजिक सुधारक हैं इतने सारे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो डेली करते हैं, डेली एक्चुअली आप लोग नहीं करते हैं, केवल आपको बताया जाता है, इतनी बार बताया जाएगा जिससे कि आप एक ना एक दिन अपने आप करने लगें। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। पहले में लिखिए क्वेश्चन नंबर, दूसरे में योर आंसर, तीसरे में करेक्ट आंसर और चौथे में अपना मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से आपने ए आंसर दिया, ए ही करेक्ट आंसर यहाँ बताया गया तो सही है, +1 मार्क हो गया। बी आंसर आपने दिया डी, तो यहाँ हो गया -1। पूरा 50 तक कीजिए और उसके बाद कमेंट में बताइए कितने आंसर्स ठीक हुए। केवल एक स्टूडेंट हैं जो डेली बता रहे हैं कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना उनका सही हो रहा है, कंटिन्यूसली जिनका दिया है, और एक स्टूडेंट ने और ने बताया है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का प्रथम नेता, पुनर्जागरण का मतलब समझते हैं? कभी कभी क्या होता है, सुबह को हम लोग सो रहे होते हैं, उठते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। जो दोबारा उठते हैं ना, 7 बजे देखा था कि चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, और दोबारा जब उठते हैं तो 9 बज चुके होते हैं घड़ी में, तो वही होता है पुनर्जागरण। जागृत हम लोग पहले से थे, हमें पता था,
भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, सारी चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सुसुप्ता अवस्था में यानी कि सोई हुई अवस्था में चले गए थे। मुगल आ गए, वो कर रहे हैं, शासन करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ हमने नयापन देखा नहीं, बहुत सारी रूढ़ियाँ आ गई थी, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्सी दिखाई देती है समाज में। तो पुनर्जागरण, फिर एकदम से कोई आया, उसने हमें बताया कि आपके अंदर हनुमान जैसी शक्तियाँ हैं, उठिए। तो उस पुनर्जागरण का नेता कौन था? पुनर्जागरण के नेता थे राजा राम मोहन रॉय। इन्हें आधुनिक भारत का पितामह भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के ये पिता हैं, और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनको मानना सबसे उचित होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, सबसे पहले इन्होंने आंदोलन चलाया था। आप देखेंगे दयानंद सरस्वती 1875 में दिखाई देंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी 1856-57 के अराउंड दिखाई आपको देंगे, केशव चंद्र सेन भी बाद में है, लेकिन राजा राम मोहन रॉय का कब है? 1828 में तो उन्होंने सती प्रथा का कानून जो है, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। उसके बाद 29 में सती प्रथा के कानून भी लागू करा दिया था, सती प्रथा नहीं होगी, उसे प्रतिबंधित करा दिया था। और इनके पास पाश्चात्य शिक्षा भी थी। उसके साथ इन्हें अपने धर्म के, अपने समाज के बारे में भी बहुत कुछ पता था। दोनों का ब्लेंड देखने को इनमें हमें मिलता है, इंडियन प्लस वेस्टर्न, दोनों का ब्लेंड है इनमें। तो आंसर है हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कृतियों के प्रचलन का विरोध किया। बिल्कुल किया होगा, वो इतना पढ़ा लिखा इंसान और सारी चीज़ें जानते हैं, वो क्यों फालतू के धार्मिक कृत्य मानेंगे? ऐसा करिए वैसा करिए। 2, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया। बिल्कुल सही है, वो इस बात के पक्के समर्थक थे, और इन्हीं के परिणामों के फलस्वरूप क्या हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया था। 3, उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ईश्वर। और इस बात को उन्होंने कहाँ से लिया था कि हिंदू धर्म ग्रंथों ने ऐसे कहा है कि आप केवल एक ईश्वर को माने, सबका ईश्वर क्या है? एक है। और इसके ऊपर उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो सही कथन पूछा है, सत्य कथन, यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। सही स्टेटमेंट है, वो स्वच्छ बनाना चाहते थे, जो उसमें रूढ़ियाँ आ गई थी, कुरीतियाँ आ गई थी, उनको दूर करना था। और उन्होंने इस नई संस्था का जो रखा था, स्थापना की थी, उसके 2 आधार थे, एक तो तर्क शक्ति और वेद और उपनिषद। ठीक है, क्या होता है कि वेद उपनिषद की लोग गलत गलत व्याख्या कर देते हैं। संस्कृत आपको तो समझ में आती नहीं है, ठीक, नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आती है संस्कृत। अब कोई भी माना श्लोक है और पंडित है या कोई ब्राह्मण है, वो उसका कोई गलत अगर व्याख्या कर भी देगा तो सामने वाला, जिसको लैंग्वेज समझ में आती ही नहीं, वो क्या समझेगा? ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, बिल्कुल उसकी जो एग्जैक्ट जो उसमें लिखा है उसका व्याख्या की, और इसको ब्रह्म समाज की शिक्षा में उन्होंने, ब्रह्म समाज में शिक्षा इस तरीके की समाहित की थी। मूर्ति पूजा का विरोध किया था और मानवीय प्रतिष्ठा, मानव पे ज़्यादा जोर दिया था। ये नहीं है कि आप चाहे मर जाइए पर हिमालय पे जाके तपस्या ज़रूर करिए, ऐसी वाली चीज़ जो कर्मकांड टाइप के थे वो उन्होंने छोड़ दिए थे, उन्होंने उनका विरोध भी किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। मुख्य उद्देश्य पूछा है तो यही मुख्य उद्देश्य है, बाकी सब इनके मुख्य उद्देश्य नहीं थे। आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 4, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये डेविड हेयर ने की थी। दयानंद ने कौन से स्कूल की स्थापना की है? दयानंद एंग्लो ओरिएंटल। ठीक, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, राजा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सही स्टेटमेंट है, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, भारतीय विद्या और पाश्चात्य, आपको बताया ना, भारतीय और पाश्चात्य दोनों के ब्लेंड हैं ये।
ब्लेंड मतलब मिक्सचर हैं, तो इन्होंने दोनों ही चीज़ें और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स भी पढ़ाया था। सेकंड स्टेटमेंट है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट में एक के शुरुआत के पक्ष में तर्क दिए। बिल्कुल दिए होंगे। मोनोथिस्ट का मीनिंग, मोनोथिसिस्ट का मीनिंग ही वही होता है, एक ईश्वर। ठीक है, तो उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एक ईश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए हैं। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया है हेनरी विवियन डेरेजियो। ये अंग्रेजी था, बाहर का था, लेकिन इसने क्या किया, अंतिम दशक, तीसरे दशक के अंतिम वर्षों में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई और राजा राम मोहन राय की अपेक्षा ये बहुत आधुनिक थी और इसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्यों यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है? क्योंकि इसका जो नेता था वो एक प्रेरक नौजवान था, एंग्लो इंडियन था। आपको पता है एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? हमारे जो लोकसभा है वहाँ पे भी एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट रहती है। अभी इस बार जो है अमेंडमेंट हुआ है तो उनकी सीट्स को अब एक्सटेंड नहीं किया है, जो रिजर्वेशन था। एंग्लो इंडियन होते हैं जिनके पिता या पितामह जो हैं कोई एक यूरोपियन होते हैं। ठीक है, आप ज़रूर पढ़िएगा जो इस बार का अमेंडमेंट हुआ है जिसमें SC ST के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार जो है एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन होता है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। ये मेजर चेंज है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आंसर हो जाएगा हमारा सी, एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 7, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरेजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। सही स्टेटमेंट है। उसने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में जितने भी नए विचार आए थे, क्रांतिकारी विचार आए थे, उसने उनको देखा था और उनसे प्रेरणा ली थी और वो एक शिक्षक भी था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा उच्च विचार थे, हाई लेवल के थे। उन्हें समझ पाना जो पिछड़ा वर्ग या नॉर्मल जो भारतीय समाज है वो भी उसको समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या है कि इन लोगों ने क्या किया, ये जो इसका आंदोलन जो था वो जितनी भी पुरानी प्रथाएं हैं उन सबको वो मना कर देते कि ठीक नहीं है, उनका विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे आंदोलन के लिए इंसान जो है 1831 के अराउंड या 1830 के अराउंड लोग इस बात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनकी आलोचना करेंगे और उनके जो विचार हैं केवल किताबी बन के रह गए थे, जनता उनसे नहीं जुड़ पाई थी। गांधी जी से जनता इसलिए जुड़ पाई थी क्योंकि उन्होंने उसी भाषा में बात की थी। उसके बाद जनता इस समय तैयार थी आंदोलन करने के लिए, लेकिन 1830 के समय जनता इतनी तैयार नहीं थी आंदोलन करने के लिए या अपने आप को मुक्ति पाने के लिए। कुछ इस तरीके की जो चीज़ें थी, एक टाइम आता है उसी पे आप कोई आंदोलन करें तभी सही होता है। तो सत्य कथन क्या है? यहाँ पे केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 8, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। और ये कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता। रविंद्रनाथ ठाकुर को तो सभी लोग जानते हैं, उनके पिता थे ये। ठीक है, इन्होंने तत्वबोधिनी की स्थापना 1839 में की थी और इस सभा, तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र जो था तत्वबोधिनी पत्र ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा भी दिया था। आंसर है हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सबसे पहले आधुनिक भारत को भी ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। सही स्टेटमेंट है। वो आपको पता है टीचर थे। ठीक है, उन्होंने कई प्रकार से संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक विकसित की। उन्होंने बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल की जाती है और अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में भी सहायता की थी। और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया था, नॉन ब्राह्मण्स को भी उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए आगे कहा था कि हाँ ये भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए। सही स्टेटमेंट है और इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था।
ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, गैर ब्राह्मण, उनको भी कहा कि आइए आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। और ब्राह्मण जाली ऐसा माना जाता था, ब्राह्मण जाति का एकाधिकार है संस्कृत के ऊपर। तो सबसे अधिक विद्यासागर को देशवासी जो हैं भारत की पद दलित नारी जाति को ऊंचा उठाने में उनके योगदान के कारण आज भी याद करते हैं। और विधवा पुनर्विवाह का संघर्ष उनका लंबा चला था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष ठीक है, और नारी शिक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया था, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उन्होंने 35 स्कूल्स खोले थे, वो भी अपने खर्चे पर, ठीक है, और उसका खर्च वो खुद करते थे। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से उन्होंने खोले थे। सत्य कथन, चारों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी का मतलब समझ रहे हैं, जनता का हित करने वाला, ठीक है। उनका क्या था, महाराष्ट्र के थे, नई शिक्षा, सामाजिक सुधार, इस सबको लेकर के आए थे, और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने नए भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत की थी। रेनेसा आया है, रेनेसा मतलब पुनर्जागरण आया, तो सब कुछ नई चीज़ लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी भारत, दिमाग में एकदम मैप ले लीजिए, पश्चिमी भारत कौन सा वाला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। सही स्टेटमेंट है। इसके संस्थापक आस्तिक थे, और उनकी दिलचस्पी थी कि जात पात के बंधन टूटने चाहिए। और जब इसकी बैठक होती थी तो वहाँ पे क्या होता था कि जो तथाकथित जो कहते हैं कि ये नीची जातियाँ, ये ऊंची जातियाँ हैं, तो नीची जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन किया करते थे। तो इसके माध्यम से उन्होंने जो कहा था, उनकी कथनी और करनी सेम थी। सेकंड है, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पारसी कानून संघ के जन्मदाता भी वही हैं, दादा भाई नौरोजी। और थर्ड है, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। ये पश्चिमी भारत की बात हो रही है। सत्य कथन, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, ज्योतिबा फूले के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहली पंक्ति के नेता थे, गलत है। वो ज्योतिबा फूले केरल के नहीं थे, वो कहाँ के थे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड है, उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया, सही स्टेटमेंट है। और महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण और अछूत जातियों की दयनीय स्थिति जो थी उसको वो अच्छी तरह समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि वो खुद ही एक नीची माने जाने वाली जाति माली में पैदा हुए थे, ठीक। लास्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल चलाए, सही है। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी दोनों ने ही पूना में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, और उसके बाद कई और स्कूल भी खोले थे। सत्य कथन, तीनों कथन, सॉरी यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 2 और 3 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है? आपको डेट्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता है सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में, ठीक, तो ये हमें पता है। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे हो पाएगा, तो ए या डी में से कोई एक आंसर होगा, सही है। उसके बाद क्या हुआ है, विधवा विवाह के पक्ष में कानून बना है, वो कब बना है, 1856 में। और तीसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो बना है 1929 में। तो ये क्या है, ए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम में क्या हुआ था, लड़कों की उम्र क्या कर दी गई थी, 18 साल शादी के लिए, और लड़कियों की 16 साल। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वेरी इजी क्वेश्चन। 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। वेदों की ओर लौटो, इनका एक मूल वाक्य था।
उसके बाद इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था और आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास करने के क्रम में उन्होंने क्या किया, पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोल दिया था। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये बुक लिखी है ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब लिखी थी। पूरी तरीके से उन्होंने बताया था कि ये कितने ज़्यादा फ़र्क होता है यहाँ पे। और ये कौन थी? बेगम रुकैया सखावत, 20वीं सदी में बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता, पटना और कलकत्ता पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले थे। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बाकी मुमताज़ अली के बारे में भी बताया है, वो भी एक समाज सुधारक थी, ठीक है। और उसके बाद संस्कृत की महान विद्वान कौन थी? पंडित रमाबाई। और ये ताराबाई शिंदे कहाँ की थी? ये थी पूना में रहती थी और यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाति और समाज सुधार। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। सही स्टेटमेंट है। इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था की आलोचना जिस बौद्ध ग्रंथ में की गई थी, उन्होंने उसका पूरा अनुवाद किया था। आपको याद होगा बौद्ध धर्म क्या कहता था? वर्ण व्यवस्था को वो नहीं मानता था, तो उन्होंने भी इस बात को बताया। उन्होंने ये भी उस बुक के थ्रू बताया जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता होती है। ये बौद्ध धर्म में लिखा हुआ था, बौद्ध ग्रंथ में, तो उसको उन्होंने बताया। सेकंड क्या है? प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया। अभी हमने जस्ट देखा था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन पूछे हैं तो सही कथन है, तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मदिगा समूह कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, सही है। महार समुदाय महाराष्ट्र का है, ये भी ठीक है। महार जनजाति के ही थे, महार जाति के समुदाय के ही थे कौन? B.R. अम्बेडकर। और दुबला समुदाय कहाँ का है? ये गुजरात का है, असम का नहीं है, ये गुजरात का है। और ये समुदाय के लोग ब्रिटिश काल में सवर्ण जमींदारों के यहाँ मजदूरी किया करते थे। सही सुमेलित पूछा है तो केवल 1 और 2 सही सुमेलित हैं, बाकी जो है सही सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? न्याय और समानता देख लेते हैं। जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। कौन से सही नहीं है पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। सतनामी आंदोलन गलत दे रखा है। सतनामी आंदोलन दक्षिण भारत में नहीं, ये हुआ था मध्य भारत में। घासीदास जो थे निम्न जाति के थे और इन्होंने ही आंदोलन शुरू किया था। और इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन के सदस्य जो थे चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मथुआ पंथ में निम्न जाति चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये समाज किसका था? ज्योतिबा राव फूले का था। और ये सबसे मुखर नेता थे निम्न जातियों का जो संगठन थे जितने भी, उनमें कौन से कथन सही नहीं है? केवल कथन 1 सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है गुलामगिरी, ज्योतिबा राव फूले, इनकी बुक है। इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी। इसमें लगभग 10 साल पहले जो अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। और ज्योतिबा राव फूले के बारे में पता है, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए बहुत कुछ किया था।
क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, सही स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या किया था, गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या होते हैं, इन्होंने अछूतों के हितों को ध्यान दिया। देखिए आप देखेंगे चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, सब जगह एक ही सी लहर दिखाई देती है। जैसे अभी कोरोना की लहर दिखाई दे रही है, और जब इलेक्शन आते हैं तो मोदी लहर दिखाई देती है, जब करप्शन होता है तो करप्शन लहर दिखाई देती है। उसी तरीके से उस समय भी वहाँ पे धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन है, तो उसी तरीके की जो लहर है दिखाई देगी। और जो भेदभाव है वो किसी ना किसी तरीके से हमेशा ही रहते हैं। जैसे अभी भी सबरीमाला टेम्पल में लेडीज़ को जाना अलाउड नहीं है, तो ये भी एक तरीके का भेदभाव है। वहाँ पे भी इस तरीके के भेदभाव हुआ करते थे। तो ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, उन्होंने अछूतों के हितों की ओर ध्यान दिया, स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और उस समय के महान दलित नेता भी थे वो। इन्हें पेरियार नाम से जाना जाता है, सही है। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, ये भी ठीक है। और ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब वो धर्म की जो कमियां हैं उनको गिना रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं, और जितने ब्राह्मण थे उन्होंने सारी बातें कहाँ से निकाली थी कि वेद पुराण में ऐसा लिखा है, हम कुछ थोड़ी कह रहे हैं आपसे, देखिए वेद में लिखा है। और वो उन्होंने क्या किया, संस्कृत का श्लोक ला के दिखा दिया, संस्कृत समझ ही नहीं आ रही है। तो वही वाली चीज़ थी। खास तौर से मनु द्वारा जो रचित संहिता है भगवत गीता और रामायण के वो कटु आलोचक थे। तो सही कथन पूछा है, तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज किसमें उसकी रुचि है, किसमें विश्वास है, उपनिषदों में है। अभी हमने देखा भी था, इन्होंने जितनी भी बातें, जितने भी एकेश्वरवाद की बात की है, उसके लिए अपना क्या दिया है, रेफरेंस कहाँ से उन्होंने दिया है कि हमने ये बात कहाँ से ली, उपनिषदों से ली। तो ये बात ठीक है। मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध भी है, इन्होंने ये भी कहा था। नेक्स्ट, यंग बंगाल महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग, उसने मांग की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे ये नहीं बढ़ पाए थे। बाद में क्या हुआ, इसी को स्कूल से निकाल दिया गया था। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया था। ये भी ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के नाम पर उन्होंने ये रखा था। उनका कहना ये था कि आप धर्म मानिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और समाज सेवा करके ही आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उनका एक स्टेटमेंट भी है कि यदि आप भूखा किसी को छोड़ के और भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा नहीं है, भगवान की इंसल्ट है, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो कौन से कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वेद समाज क्या कहता है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास मानता है, नाम में ही वेद है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास तो मानेगा ही। ये ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था, और इसकी स्थापना कहाँ हुई है, मद्रास में हुई है। इसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व को भी मानते थे, और इन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा भी की थी। सेकंड क्या है, अलीगढ़ आंदोलन पूर्ण इस्लामिक शिक्षा की बात करता है, गलत है। अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खां के नेतृत्व में हुआ था, वो तो उन्होंने जो है थोड़ी सी पाश्चात्य शिक्षा को भी मानते थे, पश्चिमी विज्ञान को मानते थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए बात की थी कि उनका शैक्षणिक सुधार किया जाए मुसलमानों का। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है। सिंह सभा आंदोलन, सिंह सभा किसका है, सिखों का सुधारवादी संगठन है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, सही सुमेलित है। ये अमृतसर में शुरू हुआ था, और जो सिख धर्म में भी अंधविश्वास, देखिए सभी धर्मों में अंधविश्वास हैं, तो सभी में जातीय भेदभाव भी हैं, तो उन सबको दूर करने के लिए आया था। कौन सा सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है, बाकी सही हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई, सही है। इसने जातीय बंधनों की समाप्ति तथा बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया, ये स्टेटमेंट भी सही है।
नेक्स्ट, इसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया किंतु विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इन्होंने विधवा विवाह पर जो पाबंदी लगी थी उस पर आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा ये सही नहीं किया आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज विधवा विवाह पुनर्विवाह जो हो रहा था उसके खिलाफ था। ये सही कथन पूछा है, केवल 1 और 2 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, कालीघाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कालीघाट कहाँ पर है? काली की पूजा कहाँ की जाती है सबसे ज़्यादा? कैलकाटा में, या आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो कालीघाट मंदिर भी वहीं पे और कालीघाट चित्रकला का संबंध भी वहीं से है। इसमें क्या होता था, हिंदू देवी देवताओं और उनसे जो जुड़ी हुई कहानियाँ हैं उनके पात्रों का चित्रण देखने को मिलता है। ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे की शुरुआत क्यों की थी? रेलवे की शुरुआत आपको वीडियो में एक में बताया गया है, इससे पहले तुरंत रिवाइज कर लीजिए। कच्चा माल मिल सके बंदरगाहों तक, तैयार माल आंतरिक जो क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच सके, विद्रोह की स्थिति में सेना का आवागमन शीघ्र हो सके। तो रेलवे की शुरुआत 1858 में हुई, सही स्टेटमेंट है। किसके समय पे? सॉरी, 1858 में नहीं, 1853 में हुई है। ठीक है, 1858 में नहीं, ये पहले ही आ चुकी थी। इसने भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला? बिल्कुल नहीं मिला। परंपरागत उद्योग तो और छीड़ हो गए थे जब इनका सारा माल पहले तो केवल बम्बई तक ही कंसंट्रेट हो जाता था, जहाँ जहाँ बंदरगाह थे वहाँ कंसंट्रेट हो जाता था। अब तो ये रेल आ गई थी 1853 में, तब से कहाँ पूरे अंदर तक पहुँचने लगा। अंदर तक कहाँ? पूरे देश में, आंतरिक हिस्सों में भी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। आर्थिक गतिविधियाँ जो थी उनका केंद्र था परंपरागत शहर, क्योंकि ये शहर जो है पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। लेकिन अब क्या है, रेलवे स्टेशन बनने लगे और आयातित जो वस्तुएं थी उनका वितरण बिंदु भी बन गए। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा कार्गो इधर उधर आता जाता है। तो जैसे गंगा के किनारे एक स्थित है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आप सभी को पता है। तो मिर्ज़ापुर से दक्कन का कपास, सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, लेकिन बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने से ये अपनी पहचान खोने लगा। तो कथन 3 सही है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 3 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसने? 1872 में हुई, पर नियमित रूप से 1881 में हुई। अगर यहाँ पे 1881 भी ऑप्शन में होता और यहाँ पे लिखा होता नियमित रूप से तो आप लगाते, अदरवाइज यही क्वेश्चन होता और 1881 ऑप्शन होता तो आप 1872 लगाते, क्योंकि पहली बार वही उसी समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। कारखाने दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं। याद कर लीजिए, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी हैं। पणजी में सबसे पहला कारखाना कौन लगाएगा? पणजी में कौन लगा सकता है? पुर्तगाली लगाएंगे, लास्ट तक रहे थे। मछलीपत्तनम में डच ने लगाया है 1605 में, मद्रास में अंग्रेज़ों ने, और पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? सर्वे किया जाता है ना, आपने अभी भी पढ़ते होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NSSO के होते हैं। तो ये सब कब किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1878 में की गई और इसका कार्य क्या था? नक्शे तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 29, किले और उनके स्थान दिए हैं, उन्हें सुमेलित करना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, सॉरी इसमें सुमेलित नहीं करना है, ये देखना है कि सुमेलित हैं या नहीं है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज तो हमने देखा था मद्रास में है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। और फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, ये भी गलत हो जाएगा। सही सुमेलित पूछा है, दोनों ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। फोर्ट सेंट जॉर्ज और विलियम, और बम्बई में कौन सा था? फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। आपको पता है इन किलों के अंदर क्या होता था? किलों के अंदर
अधिकारी रहते थे, उनके ऑफिसेज होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, बस्तियाँ थी एक तरीके की अलग भारतीयों से। क्वेश्चन नंबर 30, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? राइटर्स बिल्डिंग है कलकत्ता में। ये क्या था? पहले अंग्रेजों का दफ्तर था, और राइटर्स से उनका क्या आशय है? क्लर्क जो होते थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन में नौकरशाही बढ़ गई थी, और इन्होंने एक बिल्डिंग इस तरीके की बनाई थी, और वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत भी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और 2013 तक जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यालय इसी इमारत में हुआ करता था। अभी सचिवालय है, पहले मुख्यमंत्री का कार्यालय भी यहीं होता था, लेकिन अब इमारत के नवीनीकरण के कार्य के चलते सरकार के अधिकांश विभाग जो हैं अस्थायी रूप से हावड़ा में स्थित हो गए हैं। ठीक, तो राइटर्स बिल्डिंग को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लडियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पल्लडियन शैली क्या है? भवन निर्माण की शैली है ये। भवन उन्होंने बहुत बनाए हैं उस समय पे रहने के लिए। इतनी शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे तो उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। अंग्रेज़ों ने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए थे 18वीं सदी में, और ज़्यादातर मकान इसी शैली पर बने हुए थे। देखिए, वो लोग बहुत ठंडी जलवायु से आए थे, लेकिन यहाँ आ गए थे, यहाँ तो गर्मी थी, तो गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे खड़े हुए बरामदे बनाए जाते थे। बड़े बड़े बरामदे आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति भवन में भी थे बरामदे, हैं अभी भी। और इन्होंने गर्मी से बचने के लिए, आपको पता है मई जून की कोर्ट की छुट्टी क्यों होती है? उसका रीज़न ये है कि मई जून में इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे यहाँ जो यूरोपीय जज हुआ करते थे, अंग्रेज जज हुआ करते थे, उन्हें यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो छुट्टियों के लिए कहाँ चले जाते थे? अपने देश वापस चले जाते थे। तब से वो प्रथा चली आ रही है, क्योंकि वो गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी तो उन छुट्टियों में काम करने की उनकी स्थिति नहीं होती थी, इसलिए वो घर जाते थे अपने यूरोप में वापस, और वो प्रथा आज तक चली आ रही है। जबकि इंडियंस तो उतनी गर्मी झेलने के लिए सक्षम है। ऐसा तो नहीं है कि जजेस की छुट्टी होती है मई जून में, कोर्ट बंद रहते हैं। अब उतने ज़्यादा बंद नहीं रहते, जैसे पहले प्रॉपर छुट्टी हुआ करती थी, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो काम काफ़ी होता रहता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि कोर्ट जो है उतने अच्छे से रन नहीं करते हैं, और ये जो काम था कुछ समय पहले तक काफ़ी तेज़ी पे था, छुट्टी वाला। तो इसका आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 32, विनोदनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित थी? विनोदनी दासी रंगमंच से संबंधित थी। रंगमंच कहाँ का? बंगाल का। उन्होंने स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई, और कई नाटक भी उन्होंने लिखे थे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र, तो ये प्रथम केंद्र है सूरत। हमने देखा भी था, सूरत में इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। पश्चिमी तट पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। सही स्टेटमेंट है, ये 1639 में की थी। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों से खरीदा था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, सामंतों ने बेच दिया था। सामंतों के पास जागीरें होती ही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग रह लीजिए, और पैसे उनको मिल गए। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा से इंडिया में चला आ रहा है, कोई आज नई चीज़ नहीं है। डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। गलत है, डच नहीं थे वहाँ पे, कौन था? फ्रांसीसी थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, जिसके कारण उन्हें किलेबंदी करनी पड़ी थी। और 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास सुरक्षित हो गया। सही कथन कौन कौन से हैं? 1 और 2 सही हैं केवल। आंसर होगा हमारा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, मद्रास में वेल्लालार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? वेल्लालार क्या था? ये एक स्थानीय ग्रामीण जनजाति थी। ठीक है, और मद्रास में कंपनी के तहत जो नौकरी पाने वाले थे उन सबको वेल्लालार ही कहते थे। ठीक है, और एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी, ये जनजाति नहीं जाति थी। ठीक, इसी तरीके से क्या है, तेलुगु कोमाटी समुदाय मद्रास में एक ताकतवर व्यावसायिक समुदाय था। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर
37, मद्रास में पेरियार तथा वन्यार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पेरियार और वन्यार कौन थे? बहुत ही गरीब कामगार वर्ग थे, बहुत गरीब थे ये लोग, पेरियार और वन्यार। और ईवी रामास्वामी को पेरियार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये हिंदू धार्मिक केंद्र थे, ठीक है, ये हिंदू धार्मिक केंद्र थे। क्वेश्चन अब थोड़े नए तरीके के आ रहे हैं, वही पुराने घटना चक्र वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसलिए कुछ अलग चीज़ें लाई गई हैं, थोड़े से अलग क्वेश्चन है। और इन सारे क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल कोई बुक ढूंढी गई है उससे लिया गया है, केसी श्रीवास्तव टाइप, वो नहीं है। एनसीईआरटी में जो एक एक वर्ड जो आपने देखा होगा साइड में बॉक्स में जो दे रखे होते हैं वर्ड्स, उनको भी लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस थोड़े से आपको नए टाइप के लग रहे होंगे, उसका रीज़न ही यही है। क्वेश्चन नंबर 38, तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? पेट, तो ये बस्तियों के लिए प्रयोग में लाया जाता था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था? तो ये है लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली ने नगर नियोजन की आवश्यकता महसूस की और एक प्रशासकीय आदेश भी जारी किया था। और इस विषय पे कई कमेटियां भी गठित हुई और बाद में जन स्वास्थ्य एक विचार बन गया। क्वेश्चन नंबर 40, लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लॉटरी कमेटी, तो ये लॉटरी कमेटी बैठाई थी किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। इसका नाम लॉटरी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए जो पैसे की व्यवस्था थी वो जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। जैसे अभी सरकार क्या अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है, बॉन्ड्स देती है, ये सब चीज़ें इशू करती है, उसी तरीके से उस समय लॉटरी बेची जाती थी और जनता के लिए पैसा जोड़ा जाता था। शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की थी बल्कि जनता की भी थी, नागरिकों की। तो ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 7 टापुओं से मिलकर बना है, सही स्टेटमेंट है। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, आज भी आर्थिक राजधानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे करती होगी? देखिए ये है पूरा अफीम इन्होंने यहाँ कहीं से ली, ये है पोर्ट, और इधर से घुमा के चीन की तरफ ऊपर भेज दी। ये दक्षिण चीन सागर वाले एरिया से होकर के जाएंगे। 19वीं सदी के अंत तक जो भारत का आधा निर्यात और आयात जो है बम्बई से ही होता था, और जिसमें महत्वपूर्ण वस्तु थी अफीम। तो आंसर हो जाएगा हमारा, सत्य कथन पूछे हैं, डी सही हो जाएगा क्योंकि सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है? किसको कहा होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा उन्हें दिखाई देगा, क्योंकि वो तो पैसे के ही भूखे थे केवल। तो ये क्या है? सरताज कौन सा है? बम्बई। और दूसरा, उनकी कनेक्टिविटी भी यहाँ से अच्छी थी क्योंकि स्वेज नहर खुल गई थी, तो वो स्वेज नहर के थ्रू आ जाते थे जल्दी से और बम्बई पे अपना उतरते थे, तो इसी को इन्होंने सरताज कहा है। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर से भी, स्थापत्य से सबसे रिलेटेड है। ऐसा नहीं है केवल मौर्यों ने ही सब कुछ बनवाया था, गुप्ताज नहीं बनवाई थी, इन्होंने भी बहुत कुछ बनवाया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति भवन में कहीं कोई फूल वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या थी विशेषता? खंबे बने हुए थे हवा के लिए। रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया था। रेखा गणितीय संरचनाएं कौन सी होती हैं? ट्राइंगल है, सेमी सर्किल है, ये सब बने हुए थे, ना कि फूल पत्तियाँ। फूल पत्तियाँ कहाँ दिखाई देंगी? मुगल काल में हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। पित्रादुरा, तुरंत याद कर लीजिए पित्रादुरा क्या है। नेक्स्ट, यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, वहाँ से आए थे, उधर ही के थे, सही बात है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्या था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उसके लिए बहुत अनुकूल माना जाता था। अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती है, उसी शाही
शैली को भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा रोम दिखाई देता है, ठीक है, वैसा ही भारत में दिखना चाहिए, भव्यता। तो उन्होंने ये नियो क्लासिकल विशेषता शैली थी उसको अपनाया, और ये जो स्थापत्य शैली की भूमध्य सागर में उत्पत्ति हुई थी, और ये किसके अनुकूल थी? आप याद करिए, रोम शैली इटली में है ना। रोम, बड़ी बुरी हालत हो गई थी अभी कोरोना के समय। रोम बहुत ही प्राचीन समय से, काफ़ी समय से ये बहुत ही भव्य नगर माना जाता है, और क्रिश्चियंस के लिए यहाँ पे पोप वगैरह वेटिकन सिटी में रहते हैं और ये सब होता है। और ये यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय है, और भारत का क्लाइमेट भी उष्ण कटिबंधीय या भूमध्य सागरीय टाइप, भूमध्य सागरीय नहीं है, उष्ण कटिबंधीय जरूर है। तो इन्होंने क्या किया, ये वाला जो मॉडल है वो इंडिया में भी काम करेगा, इसीलिए उन्होंने ये बनाया। और बम्बई का जो टाउन हॉल है वो इसी शैली में बना हुआ है। कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा। तो सही कथन कौन से हैं? 2 और 3 कथन सही हैं, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थापत्य है अंग्रेजों का, ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा। सही स्टेटमेंट है। बहुत पतली पतली साज सज्जा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े से फूल पत्ती दिख रहे हैं, और नोकदार मेहराबें होती हैं, ठीक है। अगला देखिए, इस शैली का उद्गम गिरजाघर से हुआ। गिरजाघर में आप देखते हैं ना, इस तरीके से ऊपर को बना होता है, इनका जो साइन है नोकदार चीज़ होती है, तो ये यहाँ से आया। बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में हुआ है, सही स्टेटमेंट है। और सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी इमारतें इसी पैटर्न पे बनी हुई हैं। और इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। सही कथन क्या है? तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? गॉथिक में नहीं है, नियो क्लासिकल में नहीं है, नव गॉथिक में नहीं है, तो इंडो सारा सैनिक शैली में दोनों चीज़ें मिलती हैं। इंडो का मतलब ही हो गया इंडियन या हिंदू, और सारसेन का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे, ठीक है। मध्यकालीन की इमारतें कैसी होती थी? गुंबद होते थे इस तरीके से, छतरियाँ लगी हैं, जालियाँ बनी हैं, आपने देखा होगा ताजमहल में इस तरीके से जालियाँ बनी हैं, ऐसी होती थी। ये कुछ कुछ पूरी एक जाली है, यहाँ पे फूल पत्ती ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ डिज़ाइंस बनी है, थोड़ी थोड़ी उनमें जगह रहती थी। तो मेहराबों ये काफ़ी प्रभावित थी, और सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश किया, और जिससे बताना चाहते थे अंग्रेज कि वो यहाँ के स्वाभाविक शासक हैं, ठीक है। जैसे आप कभी जाएं फ्रांस में और वहीं का खाना खाना स्टार्ट कर दें, वहीं की चीज़ें, तो इससे क्या आप दिखाएंगे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। तो इंडो सार्वसैनिक शैली जो है, ये विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अंग्रेज़ों ने जो भी काम किया, जो भी बनवाया, बहुत चालाक थे, सब उनका कहीं ना कहीं उनका मोटिव था, और बिजनेसमैन थे टोटली कहना चाहिए, वो केवल बिजनेस करना जानते थे। क्वेश्चन नंबर 46, 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? होप सो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे सवारी वगैरह करते हैं लोग बग्गी की। तो गुजराती शैली में ये बना है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। जॉर्ज पंचम जो था राजा, और उसकी पत्नी थी मैरी, उनके स्वागत में 1911 में इसका निर्माण किया गया था, परंपरागत गुजराती शैली में। और जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल का भी निर्माण करवाया है। तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। सही स्टेटमेंट है, दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया है इसी समय पे। क्वेश्चन नंबर 48, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई है? 1857 में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट 49, पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग व्हील की स्थापना कहाँ और
कब की गई? ये क्या है? स्पिनिंग और वीविंग व्हील कब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये हुई है बम्बई में 1857 में। आज का लास्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।